हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। ये वीडियो सीरीज़ हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए शुरू की है, जो कि 4 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस वीडियो सीरीज़ में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। फ़िलहाल हम उन सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो सीरीज़ के 2 वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे हैं। फिर भी उनका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अभी तक हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस थे सारे डिस्कस हो चुके हैं। 14 के कुल 4 क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 2014 के वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कुल 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 और 2015 दोनों के पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले, जिसमें काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशंस डिस्कस किए गए हैं उन क्वेश्चंस के, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ गूगल डॉक्यूमेंट है, आप उसे ओपन करें और ख़ुद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उसके बाद ही ये वीडियो देखें। तो इससे क्या होगा कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई होगी तो उसे आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। और नीचे हमने टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो उस लिंक को पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे ज्वाइन करें। तो जो ये डिटेल्ड पीडीएफ है वो आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन? इनमें से कौन सा शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस दिए गए हैं? एंटी डिफेक्शन यानी कि राजनीतिक दल बदल। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2nd शेड्यूल, ऑप्शन बी 5th शेड्यूल, ऑप्शन सी 8th शेड्यूल, ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। तो 10वें शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। और 10th शेड्यूल आया कैसे? 52nd अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल जो है ऐड किया गया था। एंड दिस शेड्यूल इज़ नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये आया कैसे? जो हमारे जो अर्ली पॉलिटिकल ईयर्स थे, यानी कि बिफोर दिस शेड्यूल वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम एक फ्रेज़ मशहूर था, आया राम गया राम। ये आया राम गया राम फ्रेज़ आया कैसे? इन 1967 हरियाणा के एक एमएलए थे मिस्टर गयालाल, जिन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी चेंज की थी। सोचिए, एक दिन में 3 बार। तो तब से ये फ्रेज़ मशहूर हो गया, आया राम गया राम। तो अब ये पार्टी चेंज करने से आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप ये जो दल बदल करते हैं। इससे पहली बात तो स्टेबिलिटी नहीं रहती पॉलिटिक्स में, लेजिस्लेचर में स्टेबिलिटी नहीं रहती। हॉर्स ट्रेडिंग हो जाता है कि एमएलएज खरीद लिए गए, और अगर सरकार गिराना हो तो आप बहुत इजीली ऑपोजिशन सरकार गिरा सकती है, और भी बहुत सारे इससे नुकसान होते हैं। तो बेसिकली जो मेन नुकसान होता है डिफेक्शन से, फ्रीक्वेंट डिफेक्शन से, वो ये है कि उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती, गवर्नमेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि पूरे टाइम तो यही डर बना रहेगा कि अब एमएलए चले जाएंगे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले जाएंगे, यहाँ से वहाँ चेंज हो जाएगा। तो ये इसका मेन जो है नुकसान है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो आराम से लॉज पॉलिसीज़ फॉर्म कर सके, देश को गवर्न कर सके, 1985 में ये अमेंडमेंट लाया गया और 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। द एंटी डिफेक्शन लॉ, obviously it is sought to prevent such political defections which may be due to reward of office or other similar considerations। तो अक्सर डिफेक्शंस क्यों होते हैं कि जो एमएलएज होते हैं, फॉर एग्जांपल उन्हें आप जो पॉलिटिकल ये लालच दे दो कि आपको ऑफिस मिल जाएगा, या फिर आप अगर हमारी सरकार अब हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको ये पद दिया जाएगा, या फिर आपको ये मिनिस्ट्री आपको हैंडल करने को दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अल्टीमेटली इससे एक ही नुकसान होता है कि जो सरकार है वो अनस्टेबल रहती है। The 10th schedule was inserted in 1985, and it lays down the process by which legislators may be disqualified on grounds of defection by the presiding officer of a legislature based on a petition
filed by any other member of the house. So who is the presiding officer? Speaker is the presiding officer of the house, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे स्टेट असेंबलीज हो. So according to the schedule किसी भी लेजिस्लेटर को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन. और ये डिसक्वालीफाई कौन करेगा? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. And a legislator is deemed to have defected if he either voluntarily gives up the membership of his party or disobeys the directives of the party leadership on a vote. किन कंडीशंस में हम मानेंगे कि वो जो लेजिस्लेटर है उसने डिफेक्शन किया है या फिर ही डिज़र्व्स डिसक्वालिफिकेशन? तो अगर वो लेजिस्लेटर वॉलंटरली अपनी मंजूरी से अपनी पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर दे, या फिर पार्टी का कोई डायरेक्टिव हो, या फिर जब पार्टी लोकसभा में या राज्यसभा में वोट कर रही हो किसी मोशन के ऊपर, किसी रेजोल्यूशन के ऊपर, उस टाइम पे जो वो लेजिस्लेटर है वो पार्टी की जो सहमति है उसको फॉलो ना करे, तो हम उसे जो है डिसक्वालीफाई किया जा सकता है. एंड which implies that a legislator is defying, abstaining or voting against the party. यानी कि पार्टी, कोई भी लेजिस्लेटर अगर जो पार्टी विप है, पार्टी विप वो होता है, एक पार्टी में ऑफिशियल होता है जो इंश्योर करता है कि पार्टी उस किसी भी हाउस में, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज हो, वहाँ पे एक डिसिप्लिन को पार्टी मेंबर्स फॉलो कर रहे हैं, पार्टी की जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको फॉलो कर रहे हैं पार्टी. अगर ये जो लेजिस्लेटर है इन क्वेश्चन है, वो अगर पार्टी विप के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनको अगर डिफाई करते हैं, तो उसे जो पार्टी डिसक्वालीफाई कर सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन. एंड ये जो लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों जगह पे एप्लीकेबल है. क्वेश्चन नंबर 2. The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the centre and the states falls under its Supreme Court की जो पावर है विच कैन सेटल डिस्प्यूट्स. सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी मतभेद होते हैं, उनको सॉल्व करने की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो इनमें से कौन से जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है? सो वी हैव 4 ऑप्शंस. ऑप्शन ए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, बी appellate jurisdiction, C original jurisdiction, and D writ jurisdiction. And the correct answer is C original jurisdiction. Now what is original jurisdiction? तो original jurisdiction अक्सर क्या होता है कि हाई कोर्ट में या फिर किसी लोअर कोर्ट में कोई केस लड़ा गया और इस केस को फिर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है, ठीक है. बट जो यानी कि हायर कोर्ट के पास उस केस को रिव्यू करने की ताकत होती है, उस केस को, जिस केस को लोअर कोर्ट में लड़ा जा चुका है या फिर जो केस लोअर कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है या उसका डिसीजन आ गया है. बट व्हेन इट कम्स टू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट हैंड बेसिस पे डायरेक्टली उस केस को सुन सकती है. देयर इज़ नो नीड टू गो थ्रू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू लोअर कोर्ट्स. वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है. एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू कॉल दैट इशू अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन. सो उसको हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. एंड सुप्रीम, तो ये जो इंडियन फेडरेशन के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं विच आर द स्टेट्स, उन स्टेट्स और सेंटर के बीच में जब भी मतभेद होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि फर्स्ट हैंड बेसिस पे उन केसेस को सुने और उनका डिसीजन दे. तो किस तरह के केसेस होते हैं ये? यानी अगर किसी सेंटर या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, center and any state or states on one side and one or more states on other sides. कुछ states का part यानी कि part A and part B, part A versus part B. part A में center and a group of states versus
अनदर ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, यानी कि इंडियन फेडरेशंस के जितने भी यूनिट हैं उनके आपस में जो मतभेद होते हैं उनको जब रिजॉल्व करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लोअर कोर्ट से होते हुए जाए। और इनफैक्ट जाएगा ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, इट हैज़ द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ऐसे कोई भी केसेस होते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट हैंड बेसिस पे सुनता है। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2. And now moving on to question number 3, which says the power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in the President of India, the Parliament, the Chief Justice of India and the Law Commission. जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनका जो नंबर है, उनकी जो गिनती है, उसको बढ़ाने के लिए जो पावर है वो किसके पास है इन चारों में से? हमारे राष्ट्रपति के पास, पार्लियामेंट के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, या फिर लॉ कमीशन के पास? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, पार्लियामेंट के पास. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 स्टेट्स that article states that there shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India, and until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges. So according to article 124, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ जजेस होंगे, अनटिल हमारा जो पार्लियामेंट है एक लॉ के तहत उन नंबर को इंक्रीज नहीं करता, एंड देयर विल नॉट बी मोर देन 7 and until parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges. और उस लॉ से भी 7 से ज़्यादा जजेस को पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता. सो द करेक्ट आंसर इज बी. And the second explanation is the Supreme Court in bracket number of judges amendment bill 2019 has been passed by Parliament, which has now become an act, and the total strength of Supreme Court has become 34. तो ये जो the Supreme Court amendment bill 2019 का है, उस जो कि अब बिल से एक्ट बन चुका है, उसके तहत अभी जो फ़िलहाल जो हमारी जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की, वो 34 हो चुकी है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Now we have question number 4. Which of the following are associated with planning in India? इनमें से कौन सा जो प्लानिंग होती है इंडिया में, जो 5 ईयर प्लान होते हैं उनसे एसोसिएटेड है? सो वी हैव 5 ऑप्शन. द ऑप्शन 1 इज़ द फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन 2 द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन 3 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन 4 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन 5 द पार्लियामेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 and option 5, the NDC and the parliament. So here we go. The Finance Commission, obviously it is involved in the distribution of taxes or grants, तो ये planning में involved नहीं है, it is different. So statement 1 is incorrect. A National Development Council is directly involved in planning when it was in existence before the formation of Niti Aayog. NDC used to approve plans. जो planning commission कि जो भी प्लान्स होते थे 5 ईयर प्लान्स, उन प्लान्स को अप्रूव करता था NDC. और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, दे हैव नो रोल इन प्लानिंग. वो स्कीम्स फॉर्मुलेट करती हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करती है रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में. उनका प्लानिंग से डायरेक्टली कोई एसोसिएशन नहीं है. एंड Parliament obviously is involved in planning because जो plans होते हैं उसके हिसाब से Parliament budget पास करती है ताकि वो plan implement किए जा सके. And now moving on to question 5. Which of the following is/are the function or functions of the Cabinet Secretariat?
इनमें से कैबिनेट सेक्रेटरीट के फंक्शंस कौन सा या कौन से हैं? सो वी हैव 3 ऑप्शन. द फर्स्ट इज preparation of agenda for cabinet meetings. Second, secretarial assistance to cabinet committees. And third, allocation of financial resources to the ministries. And the correct answer is option 1 and option 2. वैसे ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था. इसमें हम अगर गैस वर्क भी हो तो कर सकते हैं, बट आई वोंट रेकमेंड दैट. So the correct answer is first, preparation of agenda for cabinet meetings, and second, secretarial assistance to cabinet committees. जो cabinet committees होती हैं उनको assistance provide करना, और cabinet meetings जो होती हैं उनके लिए agenda बनाना. But allocation of financial resources to the ministries, ये cabinet committee का काम नहीं होता है, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो एलोकेट करती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक डिफरेंट इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज़ को. इट इज़ नॉट द वर्क ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट. वो सिर्फ और सिर्फ जो कैबिनेट होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके भी जो एक सब कमिटी होती है कैबिनेट, विच इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी असिस्टेंस होता है, वो सारी के सारी वो सारा फंक्शन होता है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरीट का. Okay, so the correct statements are statement 1 and statement 2, and hence option C is correct. Now moving on to question 6. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in, we have 4 options: the preamble, directive principles of state policy, fundamental duties, or the 9th schedule. So हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को किस चीज़ में इंक्लूड किया गया है? सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. So according to Article 51, to promote international peace and security and maintain just and honorable relations between nations, to foster respect for international law and treaty obligations, and to encourage settlements of international disputes by arbitration. So जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं आर्टिकल 51 के तहत, उनमें ये मेंशन है कि इंटरनेशनल पीस जो होता है, जो विदेशी स्तर पर जो वर्ल्ड पीस होता है, सिक्योरिटी होती है, और आसपास अपने पड़ोसी देशों से या दुनिया के बाकी देशों से एक अच्छा रिलेशन, एक पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना, रिस्पेक्ट फॉस्टर करना एक दूसरे के बीच में, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, लॉज होती हैं, उनको अच्छे से फॉलो करना इफ़ दे आर एक्चुअली जस्ट. सो और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, जैसे किसी 2 देशों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें आर्बिट्रेशन से बीच में जाके वहाँ पे शांति का काम करना, उन दोनों देशों को समझाना, ये सारा जो काम होता है वो इंटरनेशनल पीस और को प्रमोट करने का ये प्रोविज़न जो मेंशन्ड है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. Now moving on to question 7, consider the following statements. A constitutional government is one which places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority. Second, places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. Constitutional government वो होती है जो इंडिविजुअल लिबर्टी को कंस्ट्रेन करती है, यानी कि जो एक इंडिविजुअल, उसके जो सिटीजन्स होते हैं, उनकी जो आज़ादी होती है, उनमें रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, या फिर स्टेट अथॉरिटी जो सरकार है, जो स्टेट है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस डालती है इन द इंडिविजुअल लिबर्टी के इंटरेस्ट में, यानी कि जो इंडिविजुअल जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनकी आज़ादी के इंटरेस्ट में, ताकि वो अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर सके, उनके इंटरेस्ट में स्टेट अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शंस प्लेस करती है. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑब्वियसली बी, 2 ओनली. जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, जो उसका मतलब ही ये है कि स्टेट अथॉरिटी, जो सरकार है, जो स्टेट है, उसकी जो अथॉरिटी है वो इस तरह से डिज़ाइन की जाए कि इंडिविजुअल लिबर्टी
जो उसके सिटीजन्स हैं उनकी फ्रीडम, उनकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे किसी भी तरह का कोई असर ना पड़े। एंड इफ़ेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शंस सिर्फ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स ही इम्पोज करती हैं, जैसे कि मोनार्किक, ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल। सो स्टेटमेंट 1 इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। नाउ moving on to question 8, consider the following statements regarding the DPSP or Directive Principles of State Policy. DPSP के बारे में ये 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। जो DPSPs हैं वो हमारी जो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और या फिर सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है वो बताते हैं। सेकेंड, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। DPSP में जो भी प्रोविजंस हैं वो किसी कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि अगर आप DPSP में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, अगर कोई सिटीज़न इंडियन सिटीज़न है वो कोर्ट के पास जाए कि ये प्रोविज़न है DPSP का, वो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे, तो ऐसा उसके पास राइट नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के केस में राइट है, पर DPSP के केस में दीज प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। सो मैंने आधा आपको आंसर बता ही दिया है। द करेक्ट आंसर इज़ C, दैट इज़ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। येस, जो DPSPs which are mentioned in part 4 of the Indian Constitution from Article 36 to Article 37, Article 36 से Article 51 में DPSPs mentioned है in part 4 of the Constitution, and DPSPs को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने DPSPs को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नॉवल फीचर, एक काफ़ी यूनिक फीचर बताया था। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न एंड वेलफेयर स्टेट। एक मॉडर्न और वेलफेयर स्टेट को कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक काफ़ी अच्छा प्लान, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर। सोशो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन चाहे वो इन तीनों फीचर्स को इन तीनों फीचर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है ये प्लान। एंड किस तरह से सोशो, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस एक स्टेट इंश्योर कर सकती है, एक मॉडर्न स्टेट इंश्योर कर सकती है, इट इज़ मेंशन्ड इन दीज DPSPs, एंड दीज प्रिंसिपल्स एम्फसाइज दैट द स्टेट शैल ट्राई टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग दैम basic facilities like shelter, food and clothing. So what exactly is a welfare state? So according to DPSP, state, जो इंडियन स्टेट है, इट शुड ट्राई टू इंश्योर, जब भी उसके पास में रिसोर्सेज हों, शुड ट्राई टू इंश्योर कि सब लोगों की भलाई बाय प्रोवाइडिंग दैम बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक शेल्टर, छत के सर के ऊपर छत, खाना और कपड़ा, यानी कि रोटी कपड़ा मकान। सो DPSP जो स्टेट है, एक वेलफेयर स्टेट वही होती है जो ये तीनों चीज़ें, फूडिंग, क्लोथिंग एंड शेल्टर, इंश्योर करे अपने सिटीजन्स के लिए। And unlike fundamental rights, the DPSPs are non-binding in nature. That means they are not enforceable by a court of law. एंड कोई भी सिटीज़न DPSPs के वायलेशन, अगर DPSP का कोई प्रोविज़न इसका वायलेशन होते हुए देखता है तो कोर्ट में नहीं जा सकता, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। सो द करेक्ट आंसर इज C, both 1 and 2, both provisions are, both the statements are correct. Now moving on to question 9, the Rajya Sabha has no power either to reject or to amend a money bill. The Rajya Sabha cannot vote on the demands for grants. The Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. जो राज्य सभा है वो मनी बिल को रिजेक्ट
या अमेंड नहीं कर सकती। सेकंड, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। जो स्टेट्स होती हैं, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जो बजट में उनकी जो डिमांड होता है कि उनको इतना इतना रिसोर्स चाहिए, उस पर राज्यसभा वोट नहीं कर सकती। इन शॉर्ट उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ऑल्सो द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट को राज्यसभा डिस्कस नहीं कर सकती। सो इसमें द करेक्ट आंसर इज़ बी, ऑप्शन 1 and 2. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, जिसमें बजट के बारे में सब कुछ मैंशनड है, President causes the annual financial statement to be put before both the houses of the parliament. जो बजट है, it should be put in front of both the houses of the parliament and it will be ensured by the President of India. यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों बजट को डिस्कस कर सकते हैं। Hence statement 3 is incorrect. B, voting on demands for grants is prerogative of the Lok Sabha and Rajya Sabha cannot reject or amend a money bill. Demands और grants पे वोट करना जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का प्रेरोगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का प्रेरोगेटिव है, सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है। मोरओवर ऑल्सो राज्यसभा ना रिजेक्ट कर सकती है मनी बिल को और ना अमेंड कर सकती है। उसमें वो रिकमेंडेशंस दे सकती है कि मनी बिल में हम ये चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसको एक्सेप्ट करना या फिर ना करना। इट इज़ टोटली द डिस्क्रिशन ऑफ द लोकसभा। वो लोकसभा का ही डिस्क्रिशन है कि मनी बिल के साथ क्या करना है। इट कैन ओनली सजेस्ट अमेंडमेंट। सो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, question 10. When a bill is referred to a joint sitting, both the joint sitting of both the houses of the parliament, it has to be passed by there are 4 ऑप्शन। जब भी किसी बिल को एक जॉइंट सिटिंग के पास रेफ़र किया जाता है, जॉइंट सिटिंग यानी कि दोनों हाउसेस की सिटिंग एक साथ, तो वो बिल फिर किस तरह से पास होता है। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। एंड द करेक्ट आंसर इज़ A, simple majority of members present and voting. Now, according to Article 108 of the Constitution, a joint session of Parliament can be summoned in the following situation. पार्लियामेंट यानी कि उन दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन तभी बुलाया जा सकता है जब ये सिचुएशंस अराइज हों। फर्स्ट, टू रिजॉल्व अ डेडलॉक व्हेन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पासेस अ बिल एंड व्हेन द अदर हाउस रिजेक्ट्स दिस बिल। जब भी कोई डेडलॉक हो, सपोज़ लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया और राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अगर इस तरह का कोई डेडलॉक है और कोई भी हाउस बार बार उस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, तो उस डेडलॉक को रिमूव करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। सेकंड, द हाउसेस डू नॉट एग्री ऑन द अमेंडमेंट्स मेड टू द बिल। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोकसभा ने किसी बिल में कोई अमेंडमेंट किया या फिर राज्यसभा ने किया और दोनों में से कोई भी हाउस उस अमेंडमेंट में अग्री नहीं होता है, तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। और मोर देन 6 months have elapsed with the bill being received by the other houses without it being passed. किसी भी हाउस के पास वो बिल जा चुका है, फॉर एग्ज़ाम्पल लोकसभा से वो बिल पास हो गया, राज्यसभा के पास पड़ा हुआ है, 6 महीने हो गए और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया उस कंसर्न्ड हाउस के द्वारा, तो फिर हम ये जॉइंट सेशन जो है बुलाया जाएगा। एंड हाउएवर इन कैलकुलेटिंग द period of 6 months, those days are not considered when the house is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days. But वो जो 6 month का पीरियड है उसको कैलकुलेट करने के टाइम पे अगर हाउस को प्रोरोग या किया गया है या फिर एडजर्न किया गया है 4 दिन से ज़्यादा, तो उस पीरियड को काउंट नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट दैट पीरियड जो 6 months होते हैं। अगर वो बीत गए हैं और उस बिल पे किसी भी जिस हाउस के पास वो बिल पड़ा हुआ है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। एंड देयर कैन नॉट बी अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सेशन
नहीं हो सकता। एज पर आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, तो वो तभी अमेंड होगा जब दोनों हाउसेस में वो बिल 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास हो। इन अ जॉइंट सिटिंग अ बिल इज़ पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास हो जाता है ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। और एज अक्सर जो नेचुरली लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है इट इज़ मोर देन राज्यसभा, तो जॉइंट सिटिंग में लोकसभा ऑलवेज हैज़ एन अपर हैंड।